गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय जिसका नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। और प्यारे बच्चों, इस पाठ का अध्ययन हमने गहनता से किया। हमने यह समझ बना ली कि इन पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होता है, पेड़ किसे कहेंगे, पौधा किसे कहेंगे, पेड़ पौधों के जो अलग अलग भाग हैं उनके क्या कार्य हैं। साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा कर ली कि इन पेड़ पौधों की देखभाल क्यों ज़रूरी है। इनसे मिलने वाले लाभों का अगर हमें निरंतर उपभोग करना है तो इन पेड़ पौधों को देखभाल देनी होगी। पेड़ों को लगाते समय या पेड़ों से प्राप्त जो फायदे हैं, लाभ हैं, उन्हें लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में इस पूरे अध्याय में हमने विस्तार से समझ बना ली थी। बच्चों, जब हम इतना कुछ सीख चुके हैं अध्याय से, तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए और अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, देखिए, पौधों की देखभाल में करना पड़ता है, यानी कौन कौन से कार्य पौधों की देखभाल करते समय हमें करने होंगे। क्या इन्हें पानी देना होगा, क्या इन्हें खाद देनी होगी, या इनकी कटाई छटाई का ध्यान रखना होगा, या फिर ये सारे कार्य हमें करने। तो जाहिर सी बात है बच्चों, पेड़ों को हमें पानी भी देना होगा, खाद भी देनी होगी और इनकी कटाई छटाई का कार्य भी समय समय पर करना होगा। तो हम विकल्प द का चयन करेंगे, यानी उपरोक्त जो सभी कार्य हैं वो हमें करने हैं पौधों की देखभाल के समय। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेड़ की जड़ें बाहर भी होती हैं। यानी आंतरिक जड़ें, यानी जमीन के अंदर पाए जाने वाला जो पौधे का भाग है उसे हम जड़ कहते हैं। परंतु ऐसा कौन सा पौधा या पेड़ है इनमें से जिसकी जड़ें हमें बाहर भी दिखाई देती हैं। क्या आम या बरगद या नीम या फिर इमली। तो बच्चों, हमने अध्याय में जाना था कि बरगद की जो शाखाएं हैं पेड़ की, उनसे अतिरिक्त जड़ें निकलती हैं जो मिट्टी में प्रवेश करके इस भारी भरकम वृक्ष को सहारा प्रदान करती हैं। तो हम यहाँ विकल्प ब का चयन कर लेंगे कि बरगद वह वृक्ष या पेड़ है जिसकी जड़ें बाहर भी होती हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधा है। ऐसा कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में उत्पन्न होता है, या रेगिस्तान का जो रेतीला मरुस्थल है उसमें वो पल्लवित हो सकता है, उसमें वो रह सकता है। तो बच्चों, हम जान पाते हैं या जाना था कि जो नागफनी है उसमें पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, उसे पानी की कम आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसमें वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का भाप बन करके उड़ना या पानी का वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती। इसी वजह से जो नागफनी का पौधा है वो रेगिस्तान में रह पाता है। तो हम यहाँ पर विकल्प ए का चयन कर लेंगे और जानेंगे कि जो नागफनी है वो एक प्रकार का रेगिस्तानी पौधा है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है क्या नीम, बरगद, खेजड़ी या फिर नागफनी। तो बच्चों, जो खेजड़ी का पेड़ है उसे हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो हम विकल्प स का चयन कर लेंगे कि खेजड़ी है हमारा राज्य वृक्ष। यहाँ हमने राज्य वृक्ष को तो जान लिया। अब अगले प्रश्न में हमें क्या बताना है, अगले प्रश्न में हमें बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमारा देश भारत, उसका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। क्या वो पीपल है, बरगद है, आम है या फिर खेजड़ी है। तो बच्चों, जो विशालकाय लंबे समय तक जीवित रहने वाला, जिसकी शाखाओं से अतिरिक्त जड़ें निकलती है, वो वाला पेड़ कौन सा है, बरगद का पेड़। इसीलिए बरगद को हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बताया गया है या घोषित किया गया है। तो हमने विकल्प ब का चयन कर लिया है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, एक सटीक शब्द हमें चयन करना है और जो ये रिक्त स्थान यानी खाली जगह दी गई हैं इनमें पूर्ति करनी है। जैसे जैसे देखिए, पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को खाली जगह कहते हैं। पेड़ पौधों का ऐसा कौन सा भाग है जो भूमि के अंदर होता है। प्यारे बच्चों, वो तो जड़ होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे उस भाग को जड़ कहते हैं। अब चलते हैं अगले रिक्त स्थान पे। और हमारा अगला रिक्त स्थान है, देखिए, भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग कौन सा होता है। यानी भूमि के बाहर, अंदर तो हमने ये जाना कि भाग जड़ होता है, परंतु भूमि के बाहर तो पेड़ के अनेक सारे भाग होते हैं, चाहे पर्ण हो, फल फूल हो, शाखाएं हो, तना हो,
परंतु उनमें से हमें ये बताना है कि जो मुख्य भाग होगा वो कौन सा होगा। तो बच्चों जो पेड़ पौधों का तना होता है वह भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग होता है। तो चलो अब देखते हैं अगला खाली स्थान, और हमारा अगला रिक्त स्थान है पेड़ पौधे वायु को खालिस्तान करते हैं। क्या वायु को दूषित करते हैं या शुद्ध करते हैं? तो शुद्ध करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, और ये हमारा रिक्त स्थान पूरा हुआ। अब देखते हैं अगला बच्चों, अगला है पेड़ पौधे खाली जगह के कटाव को रोकते हैं। किसके कटाव को रोकते हैं? जब पानी बहता हुआ आता है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है, यानी मिट्टी का कटाव करता है। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ करके या बांध करके रखती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और बच्चों जो अंतिम रिक्त स्थान हमारा है वो देखिए, पेड़ पौधों में अधिक पानी देने से वे क्या ज़्यादा फूल आएंगे उन पे, या ज़्यादा फल लगेंगे, या फिर नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं? तो बच्चों जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों में अधिक पानी देने से वे सड़ गल करके नष्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने सही शब्दों का चयन किया और इतने सारे जो हमारे रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति हमने कर दी है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है तीन फलों के नाम बताइए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फलों का हमें पता करना है। जैसे लाल पीले रंग के फल, उनके हमें कितने नाम बताने हैं? 3। तो देखिए बच्चों, जैसे सेब, बैर, अनार, ये वो फल हैं जो लाल पीले रंग के होते हैं। इसी प्रकार बच्चों बताइए 3 फलों के नाम जो हरे पीले रंग के हों। केला, आम, अमरूद। इसी प्रकार बच्चों गर्मियों में मिलने वाले फल, आम, तरबूज, खरबूजा, ये गर्मियों में मिलते हैं ना, इनका आनंद हम लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों सर्दियों में मिलने वाले फल, वो भी कितने? 3। तो हम कह सकते हैं सर्दियों में अमरूद, किन्नू, कीवी जैसे फल हमें उपलब्ध होते हैं। बच्चों ये अलग बात है कि शीत भंडार के कारण आज जो अनेक सारे रासायनिक दवाएं हैं उनके प्रयोग से जो अनेक सारे फल हैं वो हमें किसी भी ऋतु में उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से देखा जाता है तो गर्मियों में मिलने वाले फल, सर्दियों में मिलने वाले फल अलग अलग ऋतुओं में ही या अपनी अपनी ऋतुओं में ही हमें उपलब्ध होते हैं। अब चलो देखते हैं अगले फल कौन से हैं। जमीन पर फैली बेलों में लगने वाले फल। ऐसे फल जो जमीन पर फैली हुई बेलों में लगते हैं, जैसे बच्चों तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलेंगी? जमीन पर फैली हुई बेलों से। और अगला बच्चों हमें पूछा है कि आपके गांव परिवेश में उगने वाले अन्य फल। ऐसे फल जो आपके गांव या जो आपका परिवेश है जहां पर आप रहते हैं वहां उगते हैं। तो बच्चों हमारे आसपास बेर, इमली, अमरूद जैसे फल अधिकता में उपलब्ध होते हैं, ये अधिकता में यहाँ पर उगते हैं। उसी प्रकार बच्चों आगे हमें बताना है वे फल जिनका आकार गोल नहीं होता। जैसे ऑरेंज गोल होती है, एप्पल गोल होता है, परंतु आपको ये बताना है कि ऐसे फल बताइए जिनका आकार गोल नहीं होता। जैसे केला, अनानास, पपीता, ये वो फल हैं जो आकार में गोल मटोल नहीं होते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है। लकड़ी का उपयोग आप किन किन कार्यों में कर सकते हैं, किन किन कामों में ले सकते हैं? बच्चों हम लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में, फर्नीचर बनाने में, घर के निर्माण में, इन सब कार्यों में हम लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है? क्यों होता है मिट्टी का कटाव ज़्यादा जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे? तो बच्चों हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ें व तने मिट्टी को साधे रखते हैं, अपने साथ जकड़े हुए रखते हैं। इसी कारण वर्षा के बहते जल के वेग को कम भी कर देते हैं वो साथ ही साथ, यानी वो वर्षा ऋतु का जो पानी बहता हुआ जाता है उसके वेग को भी कम कर देते हैं। इसलिए वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी कम बहती है। जहाँ ये नहीं होते वहाँ वर्षा के जल का अधिक वेग होने से मिट्टी ज़्यादा बह जाती है। यानी जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे बच्चों वहाँ पर जो पेड़ों की जड़ें हैं, तना है, वो मिट्टी को बांध करके रखता है, और वो जो पानी बहता हुआ जल है
उसके वेग को कम कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम होगा। और जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ पर मिट्टी को कौन बांध के रखेगा, कौन रोक के रखेगा, नहीं रोक पाएंगे ना। इसी कारण वहाँ पर बहता हुआ जल तेज गति से बहता है और उसके साथ में मिट्टी का कटाव भी अधिक होता है। तो ये कारण है कि कैसे पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है पेड़ पौधे हमारे क्या क्या काम आते हैं। क्या क्या काम आते हैं मतलब क्या क्या लाभ हमें होते हैं पेड़ पौधों से। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो कई सारे पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। जैसे नीम हो, सिनकोना हो, ये सब वो वृक्ष हैं जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है। उसी प्रकार बच्चों बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, जमीन से जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकते हैं, हमें प्राणवायु उपलब्ध कराते हैं। फल फूल भी पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि पेड़ पौधों से हमें कितने सारे लाभ हैं और उन सभी लाभों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ होते हैं। हमने पिछले प्रश्न में ये जाना कि पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं, यानी प्राणियों के लिए, मानव के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार आप ये बताइए कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे जीव जंतुओं को क्या लाभ होगा। बच्चों जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बच्चों कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पेड़ों पर आवास भी बनाते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त सामग्री है उसका उपयोग ये जीव जंतु भोजन के रूप में भी करते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ना केवल मनुष्य के लिए अपितु जीव जंतुओं के लिए भी पेड़ पौधे बहुत आवश्यक हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है घरेलू नुस्खों, औषधि के रूप में काम आने वाले फल फूल पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी बच्चों हमें अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम बताने हैं। जैसे घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फल, ऐसे फल जो घरेलू नुस्खे में हमारे काम आते हैं, औषधि निर्माण में हमारे काम आते हैं। जैसे बील हो, अनार हो, केला हो, सेब हो, जायफल हो, ये सब वो फल हैं बच्चों जो घरेलू नुस्खों में काम में लिए जाते हैं और औषधि के निर्माण में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी बताना है कि घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम आने वाले फूल कौन से हैं। फलों को हमने जान लिया, फूल कौन से होंगे, जैसे सदाबहार का फूल या फिर गुलाब का फूल, इनसे कई सारे घरेलू नुस्खे किए जाते हैं, औषधि का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार आप ये भी बताइए कि घरेलू औषधि के रूप में काम में आने वाली पत्तियां कौन सी होंगी। नीम की पत्ती हो, तुलसी की, पुदीना हो, चाय हो या केसर की पत्ती हो, इन सब से अनेक प्रकार के घरेलू नुस्खे किए जाते हैं और साथ ही साथ जो औषधि का निर्माण है वो भी किया जाता है। यानी हम ये समझ पाए इस प्रश्न से कि जो पेड़ पौधों के अलग अलग भाग हैं वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। क्यों करें हम पेड़ों की सुरक्षा, क्यों बचाना है हमें इन्हें। बच्चों पेड़ पौधों का विकास सही ढंग से हो, ये अपनी तरक्की यानी ये अपना विकास कर पाएं, इसके लिए हमें इन्हें उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। अगर हमें पेड़ पौधों से मिलने वाले जो लाभ हैं उनका निरंतर उपयोग करना है, निरंतर हम चाहते हैं कि ये पेड़ पौधे हमें लाभ देते रहें, तो इन सब के लिए हमें इनकी सुरक्षा करनी होगी। तो ये वो कारण हैं जिनके कारण यह कहा गया है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। यानी आपने ये तो जाना कि पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों जरूरी है, अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों हमारे आसपास देखिए इन्हें समय समय पर खाद व पानी उचित मात्रा में दिया जाता है, समय समय पर इनकी कटाई छटाई की जाती है, कीड़े या बीमारी लग जाने पर इन पर दवा का छिड़काव किया जाता है, और साथ ही साथ जो इनके आसपास बेकार के पौधे हैं उन्हें हटा दिया जाता है। चारों तरफ तारबंदी करके भी हम पेड़ पौधों की रक्षा कर पाते हैं, जो ट्री गार्ड होते हैं वो लगा करके भी हम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर पाते हैं। तो ये सब वो कार्य हैं बच्चों जो हमारे आसपास किए जाते हैं इन पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा। जब माली काका को वृक्षारोपण जब विद्यालय में किया गया था तो उन्हें बुला लिया गया था ताकि उनसे कोई ज्ञान प्राप्त हो, और वो ज्ञान मनोहर ने अपनी डायरी में लिखा था जिसे हमने पढ़ करके प्राप्त कर लिया था। माली काका ने ऐसा क्यों कहा बच्चों से कि गमले के पैंदे में आपको छेद जरूर करना चाहिए। बच्चों होता क्या है कि गमले के पैंदे में अगर हम छेद नहीं करते हैं और उस गमले में जब हम पानी डालते हैं और अगर पानी आवश्यकता से अधिक हो जाता है, भाई जितनी पेड़ पौधे को आवश्यकता है उससे ज़्यादा पानी अगर डल चुका है
तो वो पेड़ों के लिए, पौधों के लिए नुकसानदायक होता है, जिससे वो गल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अगर गमले के पैंदे में छेद कर दिया जाएगा तो जो अतिरिक्त पानी है या अधिक पानी है वो उस छेद के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो पौधे हैं वो गलेंगे नहीं और उनका उचित विकास होगा। इसीलिए माली काका ने बच्चों से कहा था कि गमले के पैंदे में आपको छेद जरूर करना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? क्यों हटाना है बेकार के पौधों को? बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि जो जड़ होती है वो जमीन से खनिज लवण और पानी को खींचती है ताकि पौधे की जो आवश्यकता है भोजन संबंधी वो पूरी हो सके। अगर मुख्य पेड़ के आसपास अनेक सारे बेकार के पौधे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करेंगे, जिसके कारण जो मुख्य पौधा है उसे उचित मात्रा में खनिज लवण और पानी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो मुख्य पौधा है उसके आसपास के जितने बेकार के पौधे हैं उन्हें हटा देना चाहिए। तो हमने जान लिया ना बेकार पौधों को क्यों हटाना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? हमने ये जाना था जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें कौन उगाता होगा? वहां पे कोई उगाने तो नहीं जाता होगा ना बच्चों। ये जो जंगल के पौधे हैं बच्चों, ये प्रकीर्णन यानी बीजों के इधर उधर फैलने के कारण उग जाते हैं। यानी कि बच्चों जो ये बीज हैं वो अनेक सारे कारणों से इधर उधर फैल जाते हैं। जब बारिश की ऋतु आती है तो ये अंकुरित होते हैं और पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जंगल में पेड़ों से बीज जीव जंतुओं तथा हवा आदि से धरती में बिखर जाते हैं और वर्षा के दिनों में ये स्वयं उगाते हैं। यानी हम समझ पाए हैं कि जंगल में पेड़ पौधों को कोई उगाता नहीं है, वे तो स्वयं ही उगते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने जान लिया ये पेड़ पौधे उग चुके हैं, परंतु अब हमें क्या बताना है कि उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा। जैसा कि हम हमारे पेड़ पौधों को हम स्वयं पानी पिलाते हैं ना, परंतु जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों को पानी कौन पिलाता है? बच्चों जंगल में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो या तो जमीन से या फिर जो बारिश का पानी है उससे अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करते हैं। कुछ पौधे संघर्ष नहीं कर पाते और वो नष्ट हो जाते हैं, और जिन्होंने संघर्ष कर लिया वो वर्षा की ऋतु में फिर पल्लवित होते हैं, फलते फूलते हैं और अपना आकार प्राप्त कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं उन्हें जंगल में पानी बरसात के समय ही मिलता है, कोई और नहीं उन्हें पिलाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा? बच्चों जब भी पेड़ पौधे बीमार होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बीमारी होती है, कीड़े लग जाती हैं, तो वो मुरझाने लग जाते हैं, उनकी पत्तियों का रंग बदलने लग जाता है, पत्तियां कटफटने लग जाती हैं। इन सबको देख करके जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि उनमें कीड़े लग चुके हैं और फिर वो उनका इलाज शुरू कर देते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न के दो नाम बताइए। जैसे जड़ें जो हम खाते हैं, ऐसी जड़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली, गाजर। और बच्चों उसी प्रकार बताइए तने जो हम खाते हैं, जैसे आलू और गन्ना। ये वो तने हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखा बच्चों, आपने अध्याय को हमने गहनता से अध्ययन किया, अध्याय से हमने बहुत कुछ सीखा और उसके आधार पर जो हमारे इतने सारे अभ्यास प्रश्न थे उनको भी हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।